सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इस बार इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का किरदार सबसे अहम होगा। 2024 के इंतखाबात को लेकर ये अंदाजे सियासी माहिरीन ने लगाए हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क रजिस्टर्ड वोटरों में से 45% से जायद नौजवान हैं, यानी कुल 12.5 करोड़ वोटर्स में से 5 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वोटर नौजवान हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 35 साल से कम हैं और इनकी ज़िंदगियों पर सोशल मीडिया का असर बहुत ज़्यादा है। अहम सवाल यह है कि क्या ये नौजवान वोटर्स बरादरीज़म, पार्टी की मकबूलियत और इलेक्टेबल्स की सियासत का खात्मा करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये सियासत में बड़ी तब्दीली होगा। कुछ माहिरीन की राय में एक तब्दीली ये आई है कि बुजुर्ग वोटर्स नौजवानों की तरफ माइल हो रहे हैं। ये तब्दीली पंजाब में ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। पहले इलेक्टेबल्स जिस पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे वही जीत जाती थी, मगर अब कहा जा रहा है कि इलेक्टेबल्स की सियासत भी आखिरी सांसों पर है। ये सारे तज्जिए अगर दुरुस्त हैं तो वही जमात जीतेगी जो नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर पाएगी। सियासी मैदान पर नजर डालें तो जहां बाकी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की तकरार कर रही हैं, वहीं मीडिया पर नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियां सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पंजाब में पार्टी इजलास ज़ेर बहस रहा कि क्या गवर्नर का दफ्तर सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। कल की खबर थी कि नून लीग और MQM में इत्तेहाद हो गया है। आज MQM की तरफ से वजाहत आई है कि इत्तेहाद नहीं हुआ बल्कि सिर्फ सीट एडजस्टमेंट हुई है। सवाल IPP का भी है कि वो किसके साथ इत्तेहाद करेगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी आमिर ज़ियाद साहब भी हमारे साथ हैं। खोसा साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब भी उनकी जमात, आपकी जमात, ये शिकवा कर रही है। सर, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जी आपके लिए अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? उसामा, सबसे पहले तो बात यह है कि फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए ना जी। जब इलेक्शंस की फिजा बनती है या जब इलेक्शंस कॉल होते हैं तो बिलावल साहब के कहने का मकसद ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो यकसां नजर आना चाहिए। अब अहमियत और शोहरत जो है वो अपनी अपनी जगह पे है। कभी किसी जमात की शोहरत ज़्यादा होती है, कभी किसी जमात की शोहरत कम होती है, लेकिन जो बैरूनी मुदाखलत होती है जिसकी वजह से एक शोहरत पैदा की जाती है, जैसे आपने 18 से पहले देखा कि अननेचुरली जो है एक शोहरत पैदा की गई और फिर अल्टीमेटली वो शोहरत जो है वो अपना रंग ले आई, तो वो इस हवाले से हमेशा हिट करते हैं कि उस बैरूनी मुदाखलत को नहीं होना चाहिए। हर जमात को उसकी स्पेस मिले, जिस स्पेस के अंदर वो अपना परफॉर्म करे और फिर इलेक्शन दें। बहरहाल पब्लिक ने वोट देना, वो जिसको बेहतर समझे, जिसके एजेंडा को बेहतर समझे, जिस जमात को बेहतर समझे, जिस लीडर को बेहतर समझे, उस जमात के जो उम्मीदवारान हैं उनको बेहतर समझे, उनको वोट दें। जी, अच्छा, अब खुर्रम रोकड़ी साहब, जिस तरह हमने देखा कि MQM पहले का इत्तेहाद की बात हुई, फिर कहा जी सीट एडजस्टमेंट, तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस तरफ कुछ सोच रही है नून लीग के साथ? क्योंकि कई इलेक्टेबल्स भी, कई सियासी जमातें भी उनसे राब्ते में हैं। नून लीग भी कह रही है कि सबसे बात की जाएगी, तो आपकी जमात भी कोई सीट एडजस्टमेंट का सोच सकती है अगर नून लीग आपसे राब्ता करती है तो? नहीं, ये नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमें सबको, तमाम जमातों को, हमने इलेक्शन लड़ना है और बैलेट पेपर के ऊपर जो होता है वो तमाम का निशान मौजूद होता है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला है वो काफी दिनों से एक फिक्रा चला हुआ है। यकीन जानिए, सबसे पहले हम जमातों को खुद अपने अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करना है, क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक, आपने कहा ना कि वोटर किस तरफ इंस्पायर होगा, वोटर किस तरफ जाएगा, यंगस्टर्स हैं, तो ये तमाम चीजें इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं पब्लिक को। और फिर दूसरा पॉइंट कि पब्लिक को पाकिस्तान की मैच्योरिटी वो तो है नहीं। अब मैच्योरिटी को या मवाज़ीन को, तराजू को इस्तेमाल करने का किसने सिखाना था? वो तब होना था कि जब हम अपनी जमातों के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैंडिडेट्स आगे आए। लेकिन अभी वो बहुत मुश्किल है, पार्टीज कमज़ोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। अब मजबूत वो इस ज़मन में नहीं है कि वो कोई
इंटेलेक्चुअली या बहुत ज़्यादा इल्मी तौर पर या काबिलियत या जो एक स्टेट्समैनशिप होती है उसके तौर पर मजबूत है ना, वो नहीं है। हमारे जो रवायती पॉलिटिक्स है उसकी मजबूती के लिहाज से वो मजबूत हैं, चाहे उसमें पैसा शामिल है, चाहे उसके अंदर इन्फ्लुएंस शामिल है, चाहे उसके अंदर विद इन जमात लॉबिंग शामिल है, चाहे वॉट एवर की। अब एक नई चीज़ दौरे जदीद की है जिसको पहले लानत समझा जाता था, खुशामद, अब उसका भी इतना बड़ा असर और रसूख है हमारी जमातों में कि उसकी बुनियाद पर भी बहुत सारी दुनिया आगे चली जाती है। और जो ईगो वाला या अपना सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत अपनी इकदार की हिफाजत करने वाला होता है तो उसके लिए भी मुश्किल आते हैं। अच्छा, ये रोकड़ी साहब आपने चीजें चलेंगी। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि जमातों में होनी चाहिए। आपकी जमात तो चले अभी नहीं है, तो क्या नून लीग में लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आती है या बाकी जमातों के लिए? क्योंकि जिस तरह गवर्नर हाउस में हमने देखा कि नून लीग का इजलास हो रहा है, ये जिस तरह मियाँ साहब की वापसी हुई तब से लेकर अब तक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि जिस तरह से ये MQM को या बाप पार्टी के लोगों को ले जाया जा रहा है, पता चल रहा है कि डील के तहत आए हैं। तो आपको कोई डील या कोई नून लीग के लिए प्रेफरेंस किसी तरह की कोई नज़र नहीं आती इन सब चीज़ों में? देखिए, बात यह है जी कि हमारी, आप जब पार्टी को कहते हैं ना, तो हमारी पार्टी की उम्र देख लें और फिर हम आज़ाद जैसी पार्टी हैं। हम किसी भी पुरानी पार्टी जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक खानदानों की पार्टी है और खानदान उनके, यानी वो उनके और हमारे में बहुत फर्क है। हम उस तरह नहीं है कि जैसे बाकी पार्टी है। हाँ, MQM को भी आप कह सकते हैं कि वो भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें खानदान हो। तो बाकी हम बहुत सारी चीजें कह सुन लेते हैं, यानी कह भी देते हैं। हमारे अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है काफी, हमारा चैप्टर बाकी पार्टियों से मिलता नहीं है। लेकिन सर, तो बाकी हमें हैरानगी भी नहीं होती। अच्छा, आपको गवर्नर किस पार्टी के गवर्नर ने कब आज तक किस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया या किसी पार्टी का गवर्नर बनाया तो उसने वो जो असल डेकोरम है उसको फॉलो किया है। हमारे अंदर अभी तक इन चीजों का फुकदान तो है ना जी। ठीक है, क्विकली खोसा साहब, क्योंकि मैंने आमिर रियाज साहब की तरफ भी जाना है, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको वेट करवा रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं IPP को तो कोई इतराज़ नहीं है, उनको कोई इस तरह का मसला नहीं, कहते हैं पार्टी इसके अंदर होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, बाहर अब ये नई बात है, उनको कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, मैं नहीं समझा आपकी बात को, फिर से दोहराइएगा। रोकड़ी साहब जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला, कोई इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। उनको ऐसा लगता है कि सबके लिए एक मैदान है, कोई इतना मसला नहीं है। पार्टीज़ के अंदर मसाइल ज़रूर हैं कि ख़ानदानी सियासत चल रही है, अदरवाइज़ किसी जमात के लिए कोई मसला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी फिर क्यों कह रही है कि जी उनके लिए मसाइल हैं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या सबके लिए उस तरह मैदान सबके लिए बराबर नहीं है इलेक्शंस के लिए? खान साहब मेरे भाई हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी राय रखें और उसका इजहार भी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम उनकी राय से मुतफिक हों। कुछ दिनों तक शायद ये खुद भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है वो शायद शिकायत इनको भी हो जाए। इनके कई साथियों को जिनके साथ हमारा एक ज़ाती ताल्लुक वास्ता है, उनको तो इन चीज़ों की शिकायत होना शुरू हो गई हैं। इनको भी उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो बातें सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, ये जो बात की है खोसा साहब ने, आमिर रियाज साहब, ये बड़ी अहम है क्योंकि अख्तर मेंगल साहब का मैंने देखा, महमूद अचकज़ई साहब, जाहिर है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के या PDM के बड़े करीब और बड़े इत्तेहादी रहे, उन्होंने बड़े शदीद एतराज़ात किए हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये तो जहाँ होते हैं, ये महमूद अचकज़ई साहब ने कहा जी उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये लोग तो साथ रहे, तो आपको लगता है कि ये एतराज़ात भी सिर्फ इलेक्शंस तक ही हैं आमिर रियाज साहब? देखिए, पहले भी इस पे बात हो चुकी है हमारी कि जब इलेक्शन का माहौल होता है तो ज़ाहिर है इन तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आना है। जब मद्दे मुकाबिल आना है तो कोई ना कोई तो बहाना तराशेंगे। बहाना क्या, उनके पास जेन्युइन ज़ाहिर के अलग अलग सियासी जमातें हैं तो कोई ना कोई नुक्ता इतराज़ उठाएंगे। तो इस पर मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है, अचंभे की बात नहीं है ये। हाँ, ये आप बिल्कुल क्लियर रहें कि अगर किसी पार्टी की डिसाइसिव अक्सरियत नहीं आती है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आती है, तो उसके बाद फिर कोई एक बनेगा, कोई इत्तेहाद बनेगा, कोई एक हुकूमत की तरफ जाएंगे। माफ, जरा ऑडियो में हमें डिस्टॉर्शन आ रही है, तो मैं आपसे दोबारा बात करूंगा इसी हवाले से। अच्छा रोकड़ी साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी ऐसे लग रहा है कि ये नौजवानों का सबसे अहम किरदार होगा, जिसकी आपने शुरू में भी बात की, तो आपकी पार्टी क्या समझ रही है कि क्या, चूँकि आपकी पार्टी नई नहीं है, ज़्यादा हम देख रहे हैं, पुराने सियासतदान उसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं, तो ये नौजवानों के लिए आप समझते हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी नौजवानों की है? जो
नौजवानों का आना किस तरफ है, किस तरफ जाएंगे, और देने के लिए हम सारों के पास हमने कैसे इंस्पायर कैसे करना है, ये सवाल है। फिर इंस्पिरेशन जो है उसमें कौन सा तराजू की जरूरत है। यहाँ इस मुल्क में तराजू है, हमने नौजवानों को सिखाया क्या है, और ये जो हमारी मौजूदा नौजवान नस्ल है, इसको खास तौर पे इनके पास हमने इनको तराजू का इस्तेमाल या मवाजीन या इस चीज का इस्तेमाल हमने सिखाया कहाँ है। हमने आज तक हेल्दी डिबेट के किस बुनियाद पर आप किसको पसंद करेंगे और किस बुनियाद पर आप किसको रिजेक्ट करेंगे, ये आज तक सिखाया कहाँ गया। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, क्योंकि नौजवानों को जो जिनके पास यानी जिनके माँ बाप बड़े सादा फैमिली बैकग्राउंड के लोग हैं, मेजॉरिटी के, वो बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में या पढ़े हैं तो, और जब ये मॉडर्न ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये गैजेट्स, ये फोन, ये जब उनके हाथ में आए हैं, तो उनको उनके साथ आप जब बैठते हैं तो उनकी अप्रोच जो है वो बड़ी अजीब सी इल्यूजन्स में भी आपको नजर आती है। अच्छा। और कईयों की क्लैरिटी भी है, लेकिन कईयों की इल्यूजन्स में भी है, और वो बहुत सारी ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो उनके लिए नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और एक टाइम आएगा कि उनकी अपनी जिंदगियों में वो चीज अहम होगी। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे बच्चे सादा बैकग्राउंड के थे, माँ बाप सिंपल थे, तो अब उनको दूसरे सिनेरियोस का या बाकी जो होराइजन्स हैं उनका आइडिया नहीं होता। दे थिंक बाय देयर माइंड, और उनको वही समझ आ रही होती है जैसा वो देख चुके होते हैं और जो वो एब्जॉर्व कर चुके होते हैं। तो हमारे लिए अहम यह है कि किसी स्टेज पे जाके हमारी सोसाइटी एक पैरेलल ग्राउंड पे जब आएगी, तब जाके ये मैटर करेगा कि किसको क्या समझ आता है। पैरेलल का मतलब ये है कि कराची के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, कोहाट से आने वाला बच्चा, मेरे इलाके से आने वाला बच्चा, खोसा साहब के इलाके से आने वाला बच्चा, जब वो कहीं पहुंचेगा और वो एक टाइम आएगा कि उनके अंदर तवाज़ुन आएगा। इस वक्त को तवाज़ुन नहीं, एक ज्यादा है, हाँ, इम्बैलेंस सा है। जहाँ बच्चा जो रह रहा है वो और तरह से इन्फ्लुएंस ले रहा है, यानी कई बच्चों में कंफ्यूजन भी है। खोसा साहब, आपकी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट, ब्रॉटअप का इलाके का बहुत असर। बिल्कुल ठीक है खोसा साहब। जी खोसा साहब, आप पाकिस्तान के एक नौजवान वज़ीर आला रहे, आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली दहाइयों से सियासत में है, आप जाकर मिलते हैं, हल्के में जाकर मिलते हैं, आप चेंज देख रहे हैं या अभी आप नौजवानों में कन्फ्यूजन देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया या इससे कोई फ़र्क पड़ा है, या आपके ख्याल से वही रिवायती सियासत दहाइयों पुरानी वही चलेगी? नहीं, बिल्कुल हालात तब्दील हैं जी। मैं पिछले 7-8 साल से, खासतौर से 9 साल 10 साल आप समझ लें, तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नौजवानों ने अपनी एक वॉइस पब्लिक करनी शुरू कर दी, अपनी ओपिनियन वॉइस करनी शुरू कर दी, और एक खास माइंडसेट रखते हैं। ये ठीक है, रोकी साहब की बात ठीक है कि अभी वो पुख्तगी नहीं है, और मेजॉरिटी जो नौजवानों की थी 2018 में, अगर आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की कि 2018 के इलेक्शन में मेजॉरिटी नौजवानों ने इमरान खान साहब को वोट दिया, लेकिन 2018 के बाद जो उनकी तवक्कुआत और उनकी उम्मीदें जिस तरह से धड़ाम तख्ता हुई हैं, अब उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। अब या तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, या फिर वो रिवायतन जिनके वालिदैन समझे मेरे साथ थे या रोकी साहब के साथ थे, और वो अपनी औलाद को कहते थे कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप इस तरफ रहें, आप हमारे साथ रहें, जिस तरह से हम चाहते हैं आप उस तरह से चलें। उन्होंने उनको डिफाई किया और खान साहब को उन्होंने सपोर्ट किया। अब जब उनकी उम्मीदें तवक्कुआत धड़ाम तख्ता हुई, तो या अब वो बिल्कुल ही बदन हो चुके हैं इस प्रोसेस से, और या फिर वो लौट के वापस उसी तरफ जाएंगे जिस तरह से वो खानदान वाली बात की रोकी साहब ने, कि वो वापस अपने खानदानों की उन फोल्ड्स में जाएंगे और कहेंगे ठीक है जी, बस जिस तरह चीन चल रही है वो चलती रहे। सही, एक फर्क जरूर, ठीक है ठीक है, व्हेन यू कंपेयर द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जो लीडरशिप का आप मुआवजा करते हैं, तो उसमें इस वक्त कम उम्र तरीन जो हैं वो बिलावल भुट्टो सरदारी हैं। अच्छा, एंड ही कैन रिलेट टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूथ बेटर देन एनीबॉडी एल्स। अच्छा, का वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, का वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, का वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या सिराजुल हक साहब हैं, या जो भी दीगर जमातों के सरबराहान हैं, वो उस एज ब्रैकेट से बहुत ऊपर हैं, जहाँ पे वो आज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्यालात और उनकी जरूरियात को समझ सकें। जी, आपके ख्याल यानी बिलावल से वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, नौजवान ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। आमिर रज़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नौजवान बड़े फोकस्ड हैं किसी एक जमात की तरफ, या आपको लगता है कि
उनमें भी कन्फ्यूजन है, इम्बैलेंस है, जिस इलाके में है वो उस तरफ देख रहे हैं, या बड़े एक मैच्योर सोच हो चुकी है नौजवानों की? देखिए, 2-3 अवामिल हैं हमें नज़र में रखने पड़ेंगे। एक तो ये कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान तो 21वीं सदी में है और हमारी जो सियासत है वो अभी तक 20वीं सदी की गिरफ्त में है। और जब मैं 20वीं सदी की गिरफ्त में कहता हूँ तो ये वाहिद मुल्क है कि जी जो आपके कैंडिडेट जैसे नून लीग के जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो 80 की दहाई में भी वही कैंडिडेट थे, आज भी माशाल्लाह वही कैंडिडेट है ना। तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि जो गालिब अक्सरियत है वो पुराने ही चेहरों की या ख़ानदानों की है। बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल यकीनन नौजवान सियासतदान हैं, लोगों को बड़ी उनसे उम्मीदें, उनकी पार्टी के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जिन तरह के लोगों में वो घिरे हुए हैं तो लोग उनको पुरानी ही पीपल्स पार्टी का तसलसल समझते हैं। अभी तक उन्हें अपना एक बाग बनाना है कि खुदा करे आगे जाके बनाएं वो, कि आप इसी इलेक्शन में बना लें, बहुत अच्छा होगा कि जहाँ पर एक लगे कि जी तब्दीली आ गई है और उन्होंने कोई अपने लिए नया रास्ता चार्टर किया है। अभी तक जो सियासी जमातें हैं उनका अगर आप स्लोगन्स देखें, उनकी आप अभी मैनिफेस्टो तो आने हैं, लेकिन जो उनका एक डिस्कोर्स है या जो उनका बयानिया आ रहा है वो माजी में मुंजमद है। और अब देखेंगे पीपल्स पार्टी नून लीग में अगर राइवलरी थोड़े अरसे के लिए बहाल होती तो फिर उसी तरह की बयानबाजी हो रही जो हमेशा होती रही है। इनके पास देने को नौजवानों के लिए क्या नया पैगाम है, क्या चीज़ें, मुझे जो नज़र आ रहा है कि एक मजमूई तौर पर कम अज़ कम शहरी इलाकों में लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास है और नौजवान हैं, वो काफ़ी इंडिफरेंट हैं और या तो मायूस हुए हैं, दिल शिकस्ता है। तो दो उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं, तो निकल के नेगेटिव वोटिंग करें या कैंपेन कोई पार्टी ऐसी बना ले कि जी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या फिर वो इंडिफरेंट हो जाएंगे और वो नहीं निकलेंगे और फिर उसमें आपको लगेगा कि वही जो बरादरियाँ जो लोग मोबिलाइज हो जाते हैं कम वोट कम टर्न आउट के अंदर, वो पार्टी अपना मकाम बना लेगी। लेकिन अभी तक कोई कहते हैं ना कि जी 21st सेंचुरी के स्लोगन्स के साथ, अब नून लीग है वो कहती है फिर से, उसका स्लोगन है हम फिर से करेंगे जी दोबारा, तो वो माजी की तरफ देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी अगर आप देखें डिस्कोर्स में रोटी कपड़ा और मकान, उनका जो जियाले हैं उसी तरह से बात करते हैं। यकीनन आज भी पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान मसला है, लेकिन इसको नए उसके अंदर आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो तशवीश की बात है कि नौजवान जो हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास है, नौजवान ही नहीं जो हमारे प्रोफेशनल हैं शहरी इलाकों में, वो बड़ा इंडिफरेंट हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इनमें से किस सियासी जमात पर इत्मीनान करें। मजमूई तौर पे जमहूरी सियासी अमल ने लोगों को मायूस किया है बहुत ज़्यादा और वो समझते हैं कि जी इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें कानून साजी अगर हो रही है तो ख़ानदानों और शख्सियात के फ़ायदे के लिए हो रही है, अवाम के लिए नहीं हो रही। तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं ख्याल में रुक जाता हूँ। सर ब्रेक के बाद वो कर लेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। खोसा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइएगा, ताकि फिर मैं रोकड़ी साहब के पास जाऊँगा। आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक जगह पे मैं इख्तलाफ करता हूँ उनसे, जहाँ पे वो कहते हैं कि नई उम्मीद दिलाने की जरूरत है नौजवान को। नई उम्मीद तो 18 से पहले नौजवान को दिला दी गई थी, जो पूरी न होने की वजह से आज वो डिसइल्यूजन नजर आ रहे हैं आपको। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट। ठीक है चले रोकड़ी साहब, फिर हल क्या है? अगर डिसइल्यूजन हो गया नौजवान, मुस्तकबिल की तरफ उसने देखना है। अगर आपकी पार्टी देखें सर, वो भी वहीं से आए हैं, यानी ज़्यादातर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ कर आए हुए हैं जो काफ़ी साल रहे। जहांगीर तरीन साहब भी 10 साल हम कह सकते हैं, इसी तरह अलीम खान साहब की लगभग इतना साथ था। मेन लोग यही हैं, तो नया तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डिफरेंट पैकेजिंग है। तो क्या नौजवान इस तरह अट्रैक्ट हो जाएगा सर? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि अट्रैक्शन वाला जो चैप्टर है ना, उसको वो भी बड़ा अजीब है। अट्रैक्ट किया हमने किस चीज के ऊपर? हमने को अट्रैक्ट किया, ये जो पिछला जो टेन्योर है, खोसा साहब ने भी निशानदेही की, जो उम्मीद के लिए आए थे, अट्रैक्शन को थी कि यहाँ पे कोई रिफॉर्म्स हम लेके आए जिसपे अट्रैक्ट होते, या कोई तराजू ऐसा था कि जिसके ऊपर नौजवान ये तोलता कि किसने क्या किया। अट्रैक्शन के लिए भी फिर वही जलसे थे, वही नाच गाना था, वही एक थोड़ी देर का सहर था और उसके बाद फिर वही कहानी है। बात यह सर कि हमने मुल्क को इसकी अहमियत आगे आगे लेके जाना है, हमने इसके नौजवानों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। अभी तक तो उनको ये नहीं पता कि उनके फ्यूचर है क्या और उनको फ्यूचर को सिक्योर कैसे किया जाएगा। जिसको कुछ चांस मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता है, बाकी किसी को जिसके पास को बचता है वो सिफारिशें ढूंढता रहता है। सर सर मुझे क्लोजिंग से पहले, ब्रेक से पहले सबसे पहले आपकी नजर में हल क्या है ये नौजवानों को? सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज में कल्चर डिवेलप करें कि जिसमें पार्टी मजबूत हो और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हम टिकट दें और हम फरोग दें अहलियत को और काबिलियत को। और जब हम गवर्नमेंट में आए तो हम पार्टीज भी पंगे लेना छोड़ दें और हम जो है जो एक कल्चर है हमारे पास दिहाड़ी लगाने का वो भी खत्म हो जाए। पैसा 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 पैसा, कितना पैसा कमा लिया जाएगा।
और वही कुछ कमाने वाले आगे आ जाते हैं। हर पार्टी के अंदर बेहतरीन लोग मौजूद हैं। चले अगर पार्टी के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको आगे आने का चांस दें। ठीक है, चले अगर नौजवान अगर फर्ज कीजिए कि सियासत से उतना खुश नहीं है जिस तरह की हमारे मुल्क में सियासत है या होती रही है, तो कोसा साहब हल क्या है? नौजवानों के मुस्तकबिल दिखाना, उनका इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उनका मुस्तकबिल बेहतर करना, उसके लिए क्या हल है सर? सबसे पहले आपने नौजवान का या अपनी कौम का एतमाद बहाल करना है। आपकी गवर्नमेंट के सिस्टम जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं उनको आपने बहाल करना है। आपका प्राइवेट सेक्टर जो है उसको रिवाइव करना है, जहाँ पे उनके लिए मौके पैदा हो सके। मैं रूफी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। आज जिसके अंदर थोड़ा सा हम सराइकी में कहते हैं फर, या बलोची में कहते हैं फर, यानी जिसमें कुछ कुव्वत हो जी कुछ करने की, वो पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है। जिसके हाथ में प्रोफेशनल डिग्री है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोच रहा है। वेरेज आपका इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पिछले 5-6 सालों से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, जहाँ से उम्मीदें टूटी हैं नौजवान की। प्रोफेशनल डिग्रीज लेके जो नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हुए थे, जब उनकी आपने उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी नहीं की, उनके लिए मौके ही फराहम नहीं किए, तो जाहिर बात है फिर ये ब्रेन ड्रेन भी होगा, ये इनकलाब भी होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम्स को ठीक करना है, अपने मुल्की कौमी इदारों के सिस्टम्स को ठीक करना है। और ये सिस्टम्स कभी भी ठीक नहीं हो सकते। उसामा साहब, मैं आपसे मिजाज से बात कर रहा हूँ, जब तक इसके अंदर दीगर मुदाखलतें होती रहेंगी। मुझे पकड़ के आर्टिफिशियली बिठा दिया जाए, नहीं होगा। किसी और को पकड़ के बिठा दिया जाए, नहीं होगा। पब्लिक को मौका दिया जाए, अच्छा चुने बुरा चुने, 1 दफा चुने, 2 दफा चुने, 3 दफा चुने, आखिर ये जगह ये बात अपनी जगह पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुदाखलतें बाहर से ना हो, सियासतदानों को उनका काम करने दिया जाए तो खुद ही लोग चूज कर लेंगे। 1, 2, 3 दफ़ा नाकाम होंगे तो लोगों को पता लग जाएगा। आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो नौजवान तबका अगर वो परेशान है अपने मुस्तकबिल के हवाले से, उसने डिसाइड करना है, वोट भी देना है, तो हल क्या है? उसको क्या हल पेश किया जा सकता है? नहीं, पहले तो ज़रा सा मुझे रिस्पॉन्ड करने थे। खोसा साहब ने फरमाया कि जो है बैरूनी मुदाखलत, हमारे यहाँ जो सियासी जमातें उन्होंने एक मतलब है, मैं समझता हूँ अगर बुरा ना माने, कि एक एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है कि इनकी जब कारकर्दगी ख़राब होती है और ये अवाम को मायूस करते हैं तो ये अंगुश्तमाई दूसरी तरफ करने लगते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं करते, खुद एहतसाबी नहीं करते, खुद तनकीदी नहीं करते। तो खुद तनकीदी का मतलब ये होता है कि सियासी जमातों को जब जब मौका मिला तो उन्होंने वो हालात पैदा किए कि जो दूसरे इदारे हैं वो किसी न किसी हवाले से मुदाखलत करें। ये बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ कोई मुहिम जोई नहीं होती है, क्योंकि सियासी जमातों का अमल ऐसा होता है बाज़-औक़ात के जब जब मौका मिला यहाँ पर, भाई बाज़-औक़ात बदनुवानी हो रही होती है, बाज़-औक़ात इदारों को अंडरमाइन किया जा रहा होता है, बाज़-औक़ात जो नेशनल कोहेजन चाहिए होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए वो नहीं होता। तो उसके नतीजे में आप देखते हैं कि हमारी यहाँ रिफ्ट होते हैं और साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं। इसमें सियासी जमातों की भी बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ चूँकि ब्रेक लेनी है, न्यूज़ अपडेट्स हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब और खुरम रोकड़ी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ होंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है अफगानिस्तान की हुकूमत को, TTP या पाकिस्तान, एक का इंतखाब करना होगा। ब्रेक के बाद अब पता चला। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह फैसला किया जा चुका है कि कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहे, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब नज़र आ रहा है कि गैर मुल्की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हैं और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देता। अब दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, इदारों के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं। बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है कि जी इसमें हमारे साथ ताबुन नहीं किया जा रहा, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जबकि हकीकत ये है, फैक्ट्स ये हैं कि जब से नई अफ़गान हुकूमत आई 60% इजाफा हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, 15 खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन जब ये चीज़ सामने रखी जाती है तो अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी हम क्या कर सकते हैं इस पर। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ हैं। मसूद खान साहब, ये जो अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है और ये इस तरह से कहा जा रहा है कि जी या तो आप पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहकर, दूसरा आप फिर TTP के साथ या फिर हो जाएं। तो आपके ख्याल से अब ये बड़ा वाज़ेह वक्त आ गया है और पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता है कि हमें बिल्कुल वाज़ेह करना होगा कि अगर कोई भी हमसाया मुल्क हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है तो फिर हमें उसी तरह से उनके साथ निपटना पड़ेगा। जी उसामा, बहुत शुक्रिया। देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में कि इसी तरह से बात हुई है
कि आप उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम दो कंट्रीज थे, वी आर टू डिफरेंट कंट्रीज हैं, दोनों सॉवरेन स्टेट्स हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान से लोग हमारे हैं, जो वहाँ पे टीटीपी के टेररिस्ट हैं, वो हमारे हवाले किए जाएं। और हमारा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड जारी रहेगा, हम आपको फैसिलिटेट करते रहेंगे और हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ है। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि एक पीसफुल, स्टेबल, प्रॉस्परस अफगानिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के डेवलपमेंट्स रीजन में हुए आफ्टर 15 अगस्त 2021, हमने देखा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो एक सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी विद टीटीपी से, जो एक सीज फायर था नवंबर 2022 को यूनिलेटरली उन्होंने उसको एंड किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और फिर हमने देखा कि अटैक्स हुए हैं राइट फ्रॉम चतराल और नीचे गए, और अभी रिसेंटली फिर अभी पसनी में एंड देन PFS मियावाली। तो एक सर्ज हमने देखी, और फिर हमें इस बात का एहसास है और हमें इस बात का दुख है, क्योंकि ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से कर रहे हैं, वहाँ से सेफ हेवन से, जो हेवन से वहाँ से आ रहे हैं। Moreover, they are in a position of American weapons है, जो सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वेपन्स है इनके पास। देखें M4 है, M16 है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, और मतलब स्नाइपर वेपन्स इनके पास हैं, और तो फुल इक्विप्ड है जो नेटो वेपन्स है। और फिर अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न मीडिया ने खुद कहा कि $7 बिलियन के वेपन्स एंड इक्विपमेंट दे वर लेफ्ट बाय अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि thousands of weapons they were left by American forces। आज अफगानिस्तान में वहाँ पे वेपन्स की मार्केट बनी है, चाहे वो साउथ में और ईस्ट में, कंदहार में, पंजवाई बहुत बड़ी मार्केट है वेपन्स की। सो फॉरेन पॉलिसी ने लिखा तालिबान आर नॉट ट्रेडिंग वेपन्स एंड दे आर अर्निंग बिलियंस। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अब ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो बहुत वाज़ेह है, आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करेगी? तारीख़ी तौर पर हमने देखा है जो भी हुकूमत आती है कभी उसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं किया, कभी पाकिस्तान को मानना ही नहीं। ये भी हमने देखा है जब पाकिस्तान का वजूद होता है, ड्यूरन लाइन का मसला रहा, जो हुकूमत आती है उसके अंदर एक मसला खड़ा हो जाता है। जबकि हर दफ़ा दहाइयों से हमने देखा कि जब भी अफ़गानिस्तान में मुश्किल वक्त आता है तो अफ़गानी जो है आम जो अफ़गानिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए हमेशा पाकिस्तान ने दरवाजे खोले। लेकिन ये मसाइल हमेशा से रहे और ख़ास तौर पे जंगों के बाद और बढ़ गए, लेकिन हमारे साथ उस तरह का ताबुन नहीं हुआ और अब भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई ताबुन किया जा रहा है उस तरफ से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक तो बात ही कि अफ़गानिस्तान के हालात जो बड़े पेचीदा हैं और वो अभी भी जंगज़दा मुल्क है। एक ऐसी रियासत है कि जहाँ पर हुकूमत की जो रिट है वो उस तरह से नहीं कि जो किसी और मतलब है आप आम सी रियासत की बात करें उसके उस तरह का नहीं है वहाँ पे सूरत हाल। अब पाकिस्तान के सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें पता है कि हमारे जो मशरक़ में हमारा वो है पड़ोसी है वो तो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ करता है और वो कोशिश करता है कि अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। करज़ई साहब के दौर में और उसके बाद जब दूसरे उनके सदर आए थे तो ये बड़ा चीज़ें हो रही थी और हम सबको उम्मीद थी कि अफ़गान तालिबान आएंगे तो ग़ालिबन सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी जहाँ जहाँ पाकिस्तान के जो तवक्कुआत थी वहाँ पे हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। हमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये सवाल करें कि क्यों नहीं हो पा रहा ये, और वो इसलिए ग़ालिबन नहीं हो पा रहा कि एक तो अफ़गान तालिबान की रिट अपनी रियासत पर कमज़ोर है। दूसरी बात यह कि नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ कल तक यही टीटीपी और अफ़गान तालिबान मिल के लड़ा करते थे। उस ज़माने में आप याद करें काबुल हुकूमत शिकायत करती थी कि मिलिटेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं। अब क्योंकि वो एक ज़माने के तहादी रह चुके हैं तो ग़ालिबन उनके लिए जो है ग़ालिबन के यकीनन एक फैक्टर ये कि उनके ऊपर वो क्रैक डाउन नहीं करना चाह रहे, और दूसरा उनको अंदेशा ये क्योंकि वहाँ पे दैश भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खुरासान जिसको कहते हैं उनका चैप्टर, जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी है। तो उनको ये ख़दशा है कि अगर हम इन पर क्रैक डाउन करेंगे तो कहीं ये जो टीटीपी की प्रॉब्लम है ये उनकी प्रॉब्लम ना बन जाए कि टीटीपी के लोग जो हैं उधर ना चले जाएँ। अब होना ये चाहिए था, जो पाकिस्तान के पास सिफारतकारी का बहुत बड़ा चैलेंज था, एक तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जी हमारी सरहदें महफूज होनी चाहिए और बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे जो हमारे हमेशा राब्ते रहे तारीख़ी एतबार से अफ़गान तालिबान से, तो हमें जो भी मूव करना था उनको एतमाद में लेकर करना चाहिए था और उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि उनकी माली हालत भी बहुत दिगरगू है। ठीक है, उनका अफ़गानी की करेंसी की कीमत हमसे बेहतर हो तो या तो यूएन को इन्वॉल्व करते कि जो यहाँ से अफ़गान महाजिरीन वापस जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से उनको फैसिलिटेट किया जाए उनकी आबादकारी के लिए।
माजी में मुझे याद है जब जाया करते थे तो यूएन बाकायदा फंड दिया करता था हर ख़ानदान को कि हम इतने पैसे देंगे, आप जाके फ़लाँ जगह पे रुकेंगे, फ़लाँ जगह उनको ठहराया जाएगा अफगानिस्तान में ना। तो ये पूरी एक्सरसाइज हुई नहीं है। फिर एक और भी मसला हुआ है जो मेरे ख्याल में एक रद्द अमल आ रहा है और जिसको जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो अफगानिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ मज़ीद इस्तेमाल कर सकती हैं। सही वो ये और बड़ी वो है कि आखिरी पॉइंट है कि भाई वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई 20 साल से रह रहे हैं, कोई 30 साल 40 साल से, कुछ पैदा यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, वो जवान हुए, शादियाँ की, उनके कारोबार हैं। अब जब ये वापस जा रहे हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो डॉलर का फ्री फ्लो तो नहीं लेके जाने देती ना, वो चाहती कि यहाँ से चीज़ें जारी हों। तो उनका जो जायदाद कारोबार जो भी फ़रोख्त कर रहे हैं वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो वो भी बहुत तल्ख होके जा रहे हैं। तो हमें आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था ये, लेकिन ये फैक्टर्स हैं कि जिसको नज़र में रखते हुए ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए थी कि चीज़ें ग्रेजुअल भी हों और उसमें जो हमारा हमेशा से एक पाकिस्तान को कहा जाता था दुनिया का सबसे वो मुल्क है कि जहाँ रेफ्यूजी फ्रेंडली मुल्क है, वो हमारा ऊपर जो एक वो लगा हुआ है लेबल वो ख़त्म ना हो। मतलब एक हमारा क्रेडिट पे जाता था कि पाकिस्तान ने जब भी कोई ज़बू हाल लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, उनकी मदद करता है। तो फाइटिंग टेररिज्म इज़ वन थिंग, हमें करना है, मजबूती से करना है, लेकिन साथ साथ एक वो कहते हैं पहलू में दिल भी रखते हुए कि भाई इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़रा सा हमारी मैसेजिंग में थोड़ा सा कसूर रहा है और वो मुझे उम्मीद है कि ब्रिगेडियर साहब भी इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि हमें मैसेजिंग ऐसी करनी है कि अफगानिस्तान हमसे हॉस्टाइल ना हो। हमें दोस्तों की ज़रूरत है अपने नेबरहुड में। जितना इतना बड़ा दुश्मन हमारे मशरक़ में खड़ा हुआ है तो हम फिर कहीं 2 महाजों वाली सूरत हाल में अगर आ गए कि हमने इतना अरसा नेटो के ज़माने में मदद भी की, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात के भाई काबुल मुखालिफ हमारे, नई दिल्ली हमारे मुखालिफ ना, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि किस तरह से वो न्यूट्रलाइज करे काबुल को कि उसकी जो मुखासमत है वो ख़त्म हो सके हमारे। ये तो भारत की स्ट्रेटजी रही है कि किसी ना किसी तरह दोनों सरहदों पर पाकिस्तान को इंगेज रखा जा सके। मशरक़ी सरहद पर वो खुद और मगरबी सरहद पर भी वो डिस्टर्ब रखना चाहता है, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। तो ब्रिगेडियर साहब इसका फिर हल क्या है? क्योंकि हमने ये भी बात करनी है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि रॉ ने बाकायदा इस तरह के अकाउंट्स बना रखे हैं जहाँ पर पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, पहले से बता दिया जाता है, हत्ता कि दहशतगर्द किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो भी उस पर दिखाई जाती है। तो ये तो नज़र आ रहा है कि वो हर सतह पर, हर मीडियम में वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो ये ना हो कि हम अपनी मगरबी सरहद जो है उसको मजीद गैर महफूज बनाएं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे अफगानिस्तान के साथ राइट फ्राम 1947 के बाद कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बड़ी कोशिश रही। और लेकिन अभी अविनाश पलीवाल है, उसने किताब लिखी माय एनिमी इज एन एनिमी, तो उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट दाऊद ने इंडिया को कहा कि आप ईस्ट से मिलिट्रीली फोर्स करें पाकिस्तान पे, तो हम वेस्ट से प्रेशर करते ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए। एंड सब्सिक्वेंटली 1999 से लेकर 2001 तक ललित मान सिंह था, फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, उन्होंने लिखा कि जब पाकिस्तान ज़्यादा हमारे लिए एक इश्यू बनता गया तो हमारे लिए काउंटर बैलेंस के लिए इट वाज अफगानिस्तान, सो देयरफॉर वी यूज्ड अफगानिस्तान टू प्रेशराइज, टू क्रिएट एंजाइटी इन पाकिस्तान। सो इस तरह की सिचुएशन पहले से भी थी। फिर देखें 9/11 के बाद जो 20 साल थे, अनफॉर्चुनेटली वो टोटली इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉ। 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे जहाँ से यहाँ पे ये टेररिस्ट तैयार होते थे खैबर पख्तूनख्वा के लिए एंड बलोचिस्तान के लिए, जहाँ से प्रॉक्सीज वहाँ से तैयार होकर निकलती थी। ब्रास वहाँ पे बनी 2018 में, और 2020 में कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें ब्रास भी शामिल थी, TTP भी शामिल थी। सो वो बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन। हाँ, पाकिस्तान जो है देखिए सिंसियर है, हम चाहते हैं, देखिए हमारी शुरू से कोशिश रही कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स हमेशा महफूज रहें ताकि हम कंसंट्रेट कर सके ईस्ट पे। इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है किसी भी तरीके से हमारी इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे अफगानिस्तान से और हमें प्रेशराइज करे। तो कभी आप देखें रिसेंटली जितने एफर्ट्स हुई हैं, रिलीजियस डिप्लोमेसी हुई है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, DG ISI भी गए, एंड विद एविडेंस वाज शोन टू देम कि भाई ये है। देखिए अगर वो सिंसियर हैं तो एक जो आमिर जिया साहब ने बात की वो बड़ी वैलिड है कि जी उनको ये खदशा है कि हम अभी इन पर हाथ डालते हैं तो ये जाके आइस खुरासान में जाएंगे, क्योंकि आइस खुरासान की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो इसी में ये डिसमेंटल TTP के एलिमेंट शामिल है। लेकिन इनको डिसार्म कर सकते हैं, उनको वैसे आप डिसार्म करके जो वांटेड है वो पाकिस्तान के हवाले कर दें।
बट अनफॉर्चुनेटली कि 8,000 जो थे जेल से भी उन्होंने रहा कर दिए, फिर दे आर एक्यूप्ड, और फिर वहां से अभी देखे ना रिसेंटली हमने देखा कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और सब्सिक्वेंटली टारगेट्स पे जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू जिस तरह आपने भी बताया कि हाफ ऑफ द सुसाइड अटैकर्स देवर अफगान, और 75% अटैक जो हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में उसमें भी अफगान नेशनल शामिल थे। सो पाकिस्तान की शुरू से कोशिश रही है। और देखें, मैं अफगान रेफ्यूजीज को डील करता रहा फॉर 6 years इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, तो मुझे पता है अफगान जो पैसा मिलता है वो आली जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज है उनको देते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं या अफगान डॉक्यूमेंटेड जो उसके पास कार्ड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की, इन्होंने कहा कि जो अफगान से अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए अक्रॉस पाकिस्तान दे कैन कम फॉरवर्ड, उनको डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे। तो उसको अफगान गवर्नमेंट भी इसमें शामिल थी एंड IOM भी इसमें शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली 9 लाख के करीब लोग आए, तो आज वो लोग 9 लाख सिर्फ हैं, दे वर इश्यूड विद अफगान सिटीजन कार्ड्स। अब इस तरीके से वो चीजें हैं। अब जिस तरह आपने अभी बात की सोशल मीडिया की बात की, देखिए इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है जो फेक न्यूज का और ये स्टोरीज छापने का, वो ऑलरेडी एक्सपोज किया था EU लैब ने जब 2019 में। देन स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी इनको एक्सपोज किया कि जब इनके ट्विटर अकाउंट्स फार्मर ट्विटर यूज कर रहे थे और इनका 15 कोर जो श्रीनगर में बेस्ड है वो इसको यूज कर रहा था। फिर वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी जिसमें दे प्रेशराइज इंडियन गवर्नमेंट ने फेसबुक को कि वो उनको चीजें उनको एक्सपोज कर रहे थे। उनमें अगेन उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी 15 कोर। तो उस पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडिया इसमें फेक स्टोरीज में इन्वॉल्व है। अभी जो लेटेस्ट गजा में जो सिचुएशन हुई तो 10 टॉप फेक न्यूज जो जनरेट हुए थे वो इंडिया से हुए। सो आप इमेजिन कर सकते हैं अभी ये हमला हुआ नहीं था यहाँ पे, वहाँ पे जो अकाउंट से रहा कि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे कुछ बड़ा होने जा रहा है। इफ यू उसामा देखें, ये पुलवामा से पहले अर्नाब गोस्वामी और एक दास गुप्ता की चैट लीक हुई थी, उसमें भी अर्नाब गोस्वामी ने कहा तो कोई बड़ा कुछ होने जा रहा, तो नेक्स्ट डे पुलवामा हुआ। ठीक, ये चीज़ जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब, ये नज़र आ रहा है कि मीडिया में किस तरह एक तो भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेचा जाता है, इलेक्शंस में हम देखते हैं होता है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी है ये तो बाकायदा इसको सपोर्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से, रॉ की तरफ से, और जो नज़र आ रहा है कि जो अकाउंट्स बने हुए हैं मुसलसल इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, भारत वो रियासत है कि जो बबांगे दुहुल जो है स्टेट कहते हैं स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। एक तो उसका मतलब है सबूत तो हमारी जेल में भी मौजूद है ना कि जो उनका जासूस पकड़ा था बलूचिस्तान में वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जनाब वो यहाँ पर जिस तरह अभी फरमा रहे थे ब्रिगेडियर साहब की जो मतलब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो चाहे वो कहते हैं नैरो नेशनलिस्ट हो सब नेशनलिस्ट हो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पैसे देता है, ठीक है ना। उसी तरह जो अब हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट मजहबी जमातें हैं उनको किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ अलमिया ये है कि हम उस चीज़ को, हमारा जो बयानिया है हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, और उसको मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत अच्छे मौके गंवाए हैं कि जहाँ के ऊपर आपने देखा एशिया कप हो रहा था तो भारत ने कहा जी पाकिस्तान अनसेफ है और फला है ढिमका है, और वो उसने टीम का बॉयकॉट किया, तो नतीजन सारे मैचेस हमारे हाथ से निकल के कहीं और चले गए। पाकिस्तान के पास मौका था कि भाई आपने उनके दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ है, आपके पास पूरा हुआ है, तो आप वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा बना सकते थे। वो अपनी सॉफ्ट पावर को हमारे खिलाफ बड़े भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी अगर पाकिस्तान नंबर 1 टीम उस ज़माने में मतलब है वनडे की थी, अगर पाकिस्तान कहते जी हम सेफ फील नहीं करते, दुनिया में लोगों ने ओलंपिक कहते हैं गेम्स का बॉयकॉट किया है मुमालिक ने, जब भी इस तरह के खिलाफात होते तो खेल में सियासत होती है। हमारा वाहिद मुल्क है कि जो कहते हैं जी खेल में सियासत नहीं होती। जब भारत हमारे खिलाफ इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान को शोर मचाना चाहिए था कि जी देखें इनके दहशतगर्द जो हैं, दहशतगर्दी हो रही है, फला को पैसे दे रहे हैं और हमारे पास सबूत के सबूत हैं। तो ये पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है, और ठीक है कि खेल भी लिया, लेकिन हमने एक अच्छा मौका गंवाया है उस असॉल्ट को करने का प्रोपेगेंडे के माज के ऊपर। तो हमारा जो एक बहुत ही कहते हैं ना कि सॉफ्ट फेस जा रहा है, और जो एक ज़माने में पाकिस्तान का आई फॉर टाइगर हुआ करती थी भारत के मामले पे, वो मुझे क्योंकि हमारे यहाँ इतना अंदरूनी खलफशार रहा है और सियासी अदम इस्तेकाम रहा है, तो हम वो काम नहीं कर पा रहे जितना हमें भारत के ख़िलाफ़ फोकस होकर काम करना चाहिए दोनों माजों पर।
मगरब के अंदर भी मगरबी महाज एक तो हमारा अफगानिस्तान है, वहाँ पर हमें उनको काउंटर करना है। वहाँ पर जब भारत की प्रॉक्सीज हैं इतनी दूर से आके बनाया, तो पाकिस्तान की भी एक बड़ी प्रॉक्सीज हुआ करती थी। ब्रिगेडियर साहब अच्छी रोशनी डालेंगे तो भाई हम लोगों ने तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं हम लोग इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे। इसी तरह मगरबी ममालिक के अंदर मतलब है कश्मीर का कॉज इतना बड़ा है, हमें वो हाईलाइट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। भारत का तो पूरा बयानिया झूठ पर है, हमारे पास तो हक़ाइक़ इतने मजबूत है कि हम सिर्फ सच बयान करना शुरू कर दें उनका कश्मीर के ऊपर। और उनकी देखिए भारत की पॉलिसी क्या है, खारजी महाज पर वो पाकिस्तान दुश्मन है जब वो बात करते हैं, और अंदरूनी उसके अंदर वो मुस्लिम कुश है, मतलब है जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं, तो उसको बेनकाब करने की बात है, उसके ऊपर ज़्यादा मजबूती से आने की बात है। वो मेरे ख्याल में हम लोग जो है उस तरह से नहीं कर पा रहे। और हमारी क़यादत जो है वो बड़ी मासूमियत से कह देती है अच्छे ताल्लुकात चाहिए, आइए मेज़ पे बैठ जाते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। भाई वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन अ स्लाइडिंग स्लोप, तो मतलब है हम ये वक्त नहीं है, मज़ीद तंग करो, मज़ीद दबाओ इस चीज़ को। तो पाकिस्तान को भी ज़रा सा हॉकिश, ज़रा सा नहीं उतना ही हॉकिश होना चाहिए जितना भारत है हमारे खिलाफ। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो अजीत दोवल का बयान सबके सामने मौजूद है, वो बता रहा है कि हमने सिर्फ पैसे लगाने हैं और दहशत गर्दों को हमने रकम फराहम करनी है, आगे वो काम करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हल क्या है कि जब पता है कि वहाँ पर भी अफगानिस्तान की तरफ से भी दहशतगर्दी करवाई जा रही है? उसामा ये देखें, ठीक है आपने बड़ी अच्छी बात की, ये उसका बेसिकली डबल डॉक्ट्रिन है, डिफेंसिव ऑफेंसिव। उन्होंने कहा था उसको ये बेस करके जो अभी जो एक्टिविटीज हुई है ना, कि जो वहाँ पे जाके कनाडा में सिख मारे हैं, यूनाइटेड किंगडम में सिख मारे हैं, लाहौर पाकिस्तान में पंजवर मारा गया था, और इसके बाद जो हमारे 5 कश्मीरी जो थे यहाँ पाकिस्तान वो मारे गए थे। ये बेसिकली इस कंसेप्ट का था कि जी हम बाहर जाके मारेंगे। बेसिकली ये इन्होंने कंसेप्ट ड्रॉ किया इजरायली इससे, कि वो जाके उन्होंने ब्लैक सितंबर में किया, म्यूनिक ओलंपिक्स में जो हुआ था, फिर दुबई में जाके उन्होंने एक हमास के लीडर को मारा था, और बहुत सारी चीजें हैं। जी जी, इस तरह के ये कंसेप्ट में है। देखिए टेररिज्म की जब बात होती है तो पाकिस्तान ने बड़ा सबूत 5 जी, मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब से रब्ता नहीं हमारा अब इस वक्त मुनक़ता हो गया जी। आमिर ज़िया साहब जी हैं साथ ब्रिगेडियर साहब? अच्छा आमिर ज़िया साहब कंक्लूड करते हैं। तो ये जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि ये उन्होंने पॉलिसी एक इसराइल से सीखते हुए अडॉप्ट की है कि दूसरे मालिक में जाकर दहशत फैलानी है। तो पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या हल है? एक तो हमने देखे वहाँ पर फेंसिंग की अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, उसके बावजूद जाहिर है कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। पूरी दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक भी ये नहीं कर सके कि जनाब वो फेंसिंग करने के बाद हम कहें जी 100% हमने बॉर्डर जो है उसको सील कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, इतना सैकड़ों हज़ारों मील का या किलोमीटर का जो बॉर्डर हो। तो फिर अब किस तरह से सर हम ये मुकाबला कर सकते हैं? पहले तो दुश्मन को समझें आप कि वो 2500 साल पहले चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसका पूरा फलसफा यही था कि देखिए एक तो वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट है ना कि आप तवाज़ुन रखते अपने नेबरहुड के साथ, अपने हमसायों के साथ, जो मगरिब का तस्वुर है। चाणक्य ने जो किताब लिखी थी मतलब अर्थशास्त्र 2600 साल पहले, उसका ये था कि आप कैसे मलगूब करते हैं अपनी पड़ोसी रियासतों को और कैसे कंटिन्यूसली वहाँ पर सबवर्जन करते हैं। तो वहाँ पर तो उनकी एक फ़िलासफ़ी का हिस्सा है। अब इसके अंदर मतलब है कि आप जो है सिर्फ अच्छी बातें करते रहें। मेरे ख्याल में हमारी इसकी क़यादत पे तनकीद बननी चाहिए कि ये हमेशा, आपको पता है कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारी चाहे वो PTI की हुकूमत थी, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की थी, बिछड़ जाते हैं कि जी भारत से पता नहीं गुफ्तगू बराए गुफ्तगू करें, वो टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक करें, और हमें पता है उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। फिर उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान को भी उतना ही हॉकिश होना पड़ेगा, उतना ही मतलब है जब वो बॉयकॉट करते हैं खेलों का, आपको भी करना पड़ेगा। वो आपको अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे कोशिश करते नीचे दिखाने की, आपको भी करना पड़ेगा। तो ये जब तक आप उस तरह से नहीं जाएंगे, और लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको फोकस चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचनी है कि कश्मीर के इशू को तसलसल के साथ हमें कैसे उठा के रखना है। जब वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है तो हमें कैसे जो है बताना है कि जी भारत में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। फिर वो जब और अक़लियतों के साथ, क्रिश्चियन के साथ मणिपुर में हो रहा है, दीगर जगहों पर हो रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत मजबूत हक़ाइक़ हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास अफगानिस्तान में भी इतने सच हैं कि सिर्फ वही, तो ये भारत का सारा झूठ और प्रोपेगेंडा और ये जिस तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम कर रहा है, हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। आमिर ज़िया साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता
पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।